हित में बात करेगी, जम्मू के लिए करेगी, लेकिन बीजेपी आने से अच्छा था बीजेपी नहीं आती। जितना बर्बाद, जितना लोगों को इन्होंने लूटा, बीजेपी ने इतना आज दिन तक किसी ने नहीं किया, और जितना हरास बीजेपी ने किया किसी ने भी नहीं किया। और हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मिस्टर कुंवर सिंह बाली जी से। काफ़ी सारे मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे, जिस तरह से कहीं ना कहीं इनजस्टिस जो है एसपीओज़ के साथ हो रहा है, इनजस्टिस डेली वेजर्स के साथ हो रहा है, और टोल प्लाजाज़ की अगर हम बात करें, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उखाड़ने के दावे किए जाते हैं, लेकिन उखाड़ने में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं बीजेपी पार्टी को भी। बात करने के लिए हमारे साथ कुंवर सिंह बाली जी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने मुझे मौका दिया अपने माध्यम से, अपने मीडिया के चैनल के थ्रू कि मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी सवाल करें, मैं उसका जो जवाब मेरे से बन सके अच्छे से अच्छा मैं आपको दे सकूँ। कुंवर सर, मैं सबसे पहले हमारी जो कोशिश रहती है कि जो लोगों के बेसिक इश्यूज़ हैं वो हम हाईलाइट करें और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं। तो एसपीओज़ की अगर हम बात करें, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो सर्विस दे रहे हैं अपनी 25-25, 30-30 साल से जो पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अपने जम्मू कश्मीर की जो रक्षा कर रहे हैं, काफ़ी सारे जवान हमारे जो हैं शहीद भी हो चुके हैं इसमें अपनी सर्विस देते समय। तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस इन लोगों के साथ हो रहा है। अभी तक कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई है इनके खातिर, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात आपने बोली है कि अभी इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि एसपीओज़ जितने भी हैं हमारे, वो जो परमानेंट हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जेकेपी के, उनसे ज़्यादा काम वो कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा काम जो है एसपीओ से लिया जाता है। तो लेकिन उनका फ्यूचर क्या है आप ये बताइए। 10-10 साल, 15-15 साल हो गए हुए हैं इनको लगे हुए। यहाँ पर इनकी 3-4 कैटेगरीज बन गई हुई हैं, जिस हिसाब से इनकी सैलरीज़ की भी कैटेगरीज बन गई हुई हैं। आप बताएं 15 साल या 20 साल के बाद अगर किसी को निकाल देते हैं, उनका फ्यूचर क्या आगे से? कई एसपीओज़ तो इस उम्मीद में उन्होंने मैरिज तक की हुई है कि हम जो है अपनी फैमिली चलाएंगे, कल को हमारी परमानेंट होगी, कुछ होगा, चलो हम अपने आप को सेफ़ रखेंगे। लेकिन यहाँ तक देखा जाए इनका तो सेफ़ है ही नहीं कुछ भी। इनका फ्यूचर क्या है? मैं ये जो एसपीओज़ का एक मुद्दा है, मैं चाहूँगा कि मैं इनकी आवाज़ ऊपर डीजी तक, आईजी तक पहुँचाऊँ कि इनके लिए सोचा जाए। आप देखें, अगर कल को कोई एसपीओ शहीद हो जाता है या कुछ हो जाता है, बस गए उसके घर में उसको बस सल्यूट की, हाँ जी ये आपका जी शहीद हो गया, देश के लिए ये हो गया। उसके बाद कोई नहीं पूछेगा कि क्या उनके घर में राशन भी चल रहे हैं, क्या उनके घर में रोटी का सिलसिला है, कुछ उनके बच्चे कैसे जी रहे हैं, उनकी फैमिली कैसे चल रही है। कम से कम ज़्यादा ना आप कर सको, एसपीओज़ के लिए इतना तो करो, उनको परमानेंट करो, उनका कम से कम फ्यूचर तो आप संभालो। आप वो भी नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा है हमें इसका, एसपीओज़ का। तो मैं तो यही चाहूँगा कि इनका जो आवाज़ है एसपीओज़ की, वो आपके माध्यम से मेरा ये जो मैसेज है ये डीजी तक भी पहुँचे। और मैं फ़िलहाल ऐसे कोशिश करूँगा कि मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन इन सब से हम डिस्कस करके हम ये एक ऐसा स्टेप उठाएं कि एसपीओज़ के लिए हम जितना अच्छा स्टेप उठा सकें, हम इसके रिगार्डिंग इनके साथ चल पड़े। बल सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों के साथ जो 35,000 फैमिलियां जुड़ी हुई हैं, 35,000 एसपीओज़ नहीं है, 35,000 फैमिलियां जो हैं इनके पीछे जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, आपने जैसे ये बात की है कि 35,000, हम अकेले 35,000 एसपीओज़ को नहीं लेंगे, हम 35,000 फैमिलीज़ को लेंगे। आप देखें कि 35,000 लड़का सफ़र नहीं कर रहा है, 35,000 फैमिली उनकी सफ़र कर रही है। लेकिन उनकी फैमिली का फ्यूचर क्या है? अगर आज किसी एसपीओ को निकाल देते हैं, उनकी फैमिली क्या करेगी? बिल्कुल। जिस इंसान ने अगर अपने 10 साल एक सर्विस लाइन में दे दिए, एसपीओज़ लाइन में दे दिए, और हालांकि देखा जाए तो हद से ज़्यादा काम वो करते हैं, कहीं पर कुछ ऐसा हो जाता है सबसे पहले आगे एसपीओज़ चले जाते हैं। कई मिनिस्टर्स तक के साथ एसपीओज़ लगे हुए हैं, कल को मिनिस्टर को कुछ होता है तो एसपीओ आगे खड़ा हो जाता है। उस एसपीओ का फ्यूचर क्या है? बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसी हिसाब से तो इनकी फैमिली जो है, आप देखें ये तो आगे अगर इनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, फैमिली तो ख़त्म हो जाती है इनकी। बल सर, काम की अगर मैं बात करूँ ना आपसे, काम इनसे इस तरह के लिए जाते हैं। एक तो जैसे चौक चौराहों पे ड्यूटीज़ हैं, या बिल्कुल ऑपरेशंस में ड्यूटी ले रहे हैं, चलो है, या थानों में मतलब चौकी में इनकी ड्यूटी ली जा रही है, वो भी ठीक है। लेकिन जो आपने मिनिस्टर्स की बात की, या जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं, उनके घरों में ये गाड़ियाँ तक धुलवाई जाती हैं, गाड़ियाँ तक धोई जाती हैं। उनके घर में आप अगर देखें
एसपीओज जो है गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पर एसपीओज जो है इनके घर का सामान ला रहे हैं। आप कभी ऐसे, आप एक मीडिया है, आप हमसे ज़्यादा आप आगे चलते हैं, आप हर जगह जगह पर जाकर आप जो है देखते हैं, लेकिन कम से कम इन एसपीओज के लिए कुछ तो करो, कुछ तो शर्म करो। ऐसा कि आप यहाँ बैठ के एसपीओ से ये काम करवा रहे हो जिनके घर का आपको पता कुछ नहीं है कि कल को इनके घर का सिलसिला कैसे चलेगा। सर, इन एसपीओस के साथ जब हमारी बात भी होती है, लोग हमें कॉल्स भी करते हैं, इनके द्वारा मतलब ये कहा जाता है कि इनका खुद का डिपार्टमेंट जो है ना वो इनकी कदर नहीं करता या इज़्ज़त नहीं करता, या इनके डिपार्टमेंट के जो हवलदार रैंक का जो शख्स है वो भी मतलब एक एसपीओ को एसपीओ की नज़र से देखता है, ये एसपीओ ये काम करना है, ये एसपीओ मतलब उस तरह से इनको ट्रीट किया जाता है कि छोटी नज़र से। वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत बड़ी एक सुई चुभाने होती है इनके साथ एक नाइंसाफ़ी होती है। आप देखिए एसपीओ है, बेशक है तो वर्दी का ना, बिल्कुल। अगर उसने वर्दी डाल लिया तो वर्दी हवलदार ने भी डाल दिया, कम से कम एक वर्दी का तो आप रिस्पेक्ट करो। यहाँ पर जो है अगर एसपीओ है, एसपीओ को आप देखते हैं एक जो होता है एसपीओ से छोटी एज का जो अगर परमानेंट होता है वो भी एसपीओ को ओए एसपीओ ओए ये ऐसे कर, तू ये कर, कम से कम आप एक वर्दी की इज्जत तो करो। तो मैं सबसे पहली बात अपने डीजी साहब तक, अपने आईजी साहब तक ये पहुंचाना चाहूँगा कि आप जॉब से निकाल रहे हैं, बहुत खुशी है कि चलो लोग, जितने लोग बेरोज़गार हैं उनको आप रोज़गार बनाएंगे, उनको आप एक जगह बिठाएंगे, लेकिन कम से कम आप उनको बिठाने से पहले इनका तो कुछ कीजिए, इनके बारे में तो कुछ सोचिए कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो कम से कम इनकी फैमिली तो सफ़र ना करे। बिल्कुल। देखिए ये एक छोटी सी बात है, आज अगर निकाल देते हैं किसी को, वो कहाँ जाएगा? अच्छा, जो ओवर एज हो गए हैं वो तो कहीं अप्लाई करने के लायक भी नहीं है, बिल्कुल। वो क्या करेंगे? वो तो इसी उम्मीद में है कि हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आफ्टर मंथ्स आफ्टर ईयर हम परमानेंट होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। कुछ इस तरह की पॉलिसी जो है अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, कोई पॉलिसी इस तरह की फ्रेम करनी चाहिए कि इन लोगों को जो है परमानेंट पहले किया जाए, उसके बाद नई भर्ती की जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ये अगर नई पोस्ट निकाल रहे हैं गवर्नमेंट हमारी, अभी थोड़े दिन पहले की ये खबर है कि 60,000 पोस्टें हम निकाल रहे हैं। आप बेशक निकालिए पोस्टें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आप जितने भी ये डेली वेजर्स हैं या एसपीओज हैं, या आप डेली वेजर्स का ही देखिए, 60,000 फैमिली है, 60,000 अगर वर्कर है तो वो 60,000 फैमिली है, कम से कम उनको तो आप परमानेंट कीजिए, उसके बाद आप पोस्टें निकालो। लोग अप्लाई करते हैं, चलिए अच्छा है, लेकिन जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इस बात में, उनके लिए तो कोई आप न्याय कीजिए। उनके साथ तो सिर्फ अन्याय हो रहा है हर जगह। मैंने मैक्सिमम एसपीओज देखे हैं जो बेचारे सुबह से लेकर, आपको मैं एक बात और बताता हूँ, कई जगह एसपीओज की ड्यूटी क्या आपको पता है? इस ड्यूटीज़ के आज सुबह 8 बजे से लेकर कल सुबह 8 बजे तक एसपीओ की ड्यूटी है, बिल्कुल 24 आवर्स एसपीओ की ड्यूटी है ये, लेकिन वो 24 आवर्स उसके लिए कितने अहमियत रखते हैं। ये बात हमारी सरकार को, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि अगर हम इनसे इतनी ड्यूटी ले रहे हैं, कम से कम इनको उतना तो हम कर सकें कि ये अपना एक सिस्टम बना सकें। बिल्कुल। तो सर, अगर जिस तरह से आपने बात की डेली वेजर्स की, डेली वेजर्स जो 60,000 जो लोग इसमें डेली वेजर्स लगे हैं ऑल डिपार्टमेंट्स की, अगर हम बात करें तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं इंजस्टिस हो रहा है। अब उम्मीद थी लोगों को कि हमारा जम्मू कश्मीर जो है स्टेट से यूटी में तब्दील हुआ है तो यूटी के सारे रूल्स जो हैं यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे, हालांकि बाकी सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो किए गए। बात के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ठीक है, इन्होंने यूटी बनाई है हमारी कि हाँ ये यूटी बन गई है, लेकिन यूटी के सिस्टम हमारी स्टेट में अभी लागू नहीं किए गए हैं। अगर लागू हुए होते तो क्या ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं, आपको पता है डेली वेजर्स की सैलरी जो है इस समय अगर यूटी के हिसाब से भी देखा जाए तो 18,000 समथिंग है, लेकिन इनको मिल क्या रहा है? 6,000 प्लस इतना ही इनको मिल रहा है। आई थिंक 6750 इतना इनको ये मिल रहा है, लेकिन वो 6750 में क्या करेगा? वो अपना घर चलाएगा, अगर वो कहीं रेंट पे रह रहा है वो उसका किराया देगा, अपनी ड्यूटी अप डाउन करेगा, किसी के पास कन्विंस है किसी के पास नहीं है, वो कैसे करेगा?
आप इतना तो उनके साथ कीजिए कि उनकी सैलरी तो कम से कम 18,000 समथिंग जो हो रही है उसको तो इशू कीजिए, उसको तो ऑर्डर आप एक निकालिए, इम्प्लीमेंट कीजिए कि कल को ये जो जितना भी डेली वेजर है ये कम से कम अपने घर में राशन तो ला सके, बिल्कुल अपना सारा सिलसिला तो चला सके। वो किस तरीके से चलाएगा? और डेली वेजर्स कई ऐसे हैं, मैं वैसे आपसे बोलूँगा कि 1994 में, आई थिंक 1994 में पीएचई की एक परमानेंट लिस्ट आई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक का अगर देखा जाए तो 26 साल हो गए हैं जिसमें पीएचई की लिस्ट नहीं आई है परमानेंट की। और जो 26 साल से बंदे वहाँ पर, जो हमारे भाई वहाँ पर काम कर रहे हैं डेली वेजर, एज ए डेली वेजर, उनका सिलसिला कैसे चल रहा होगा? आज वो कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि कईयों की एज 40 है, कईयों की 45 है, कहीं 50 है। अगर आज वो परमानेंट होते भी हैं तो उनके हाथ में नौकरी कितनी रहेगी? 8 साल। बिल्कुल 8 साल रहेगी। वो इंसान क्या सफ़र कर रहा होगा? ये एक उस इंसान से पूछो, उसकी फैमिली से पूछो कि उसके दिल में क्या बीत रही होगी। और ये जो हमारी सरकार है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पता नहीं बैठ के क्या कर रही है। और यहाँ तक कि बीजेपी ने भी दावे किए थे कि ऐसा होगा जब हमारी सरकार आएगी, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ भी नहीं हुआ। और आज आप देखें हर जगह जितना भी एम्प्लॉय है, जो डेली वेजर्स है या एसपीओज हैं, खासकर डेली वेजर्स, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं है, उनको सुनता कोई नहीं है। सर अभी भी 22 तारीख से जो है मेमोरेंडम दिया गया है सरकार को, और ये चेतावनी दी गई है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो 22 तारीख से जो है पीएचई डेली वेजर्स की अगर मैं बात करूं तो वो हड़ताल पे जा रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कत का सामना जो है आम जनता को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें यही डेली वेजर्स होते हैं जो सुबह सुबह जाके जो है, आप देखिए ये जो डेली वेजर्स होते हैं, ये डेली वेजर्स होते हैं, ये लाइक वर्क करते हैं टर्नकॉक। बिल्कुल ठीक है। ये अगर डेली वेजर्स एक प्रोटेस्ट में चले जाते हैं या कुछ होता है, ये बेशक ये प्रॉब्लम हमारी जनता को आएगी, लेकिन इनके डिपार्टमेंट को भी आएगी। ये डिपार्टमेंट संभालने में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि किस तरीके से ये काम करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि ये जो 22 तारीख की हड़ताल के लिए कह रहे हैं, प्रोटेस्ट के लिए कह रहे हैं, इससे पहले इनकी सुनवाई की जाए, इनके लिए कोई अच्छा सा सिस्टम लागू किया जाए, कुछ ना कुछ इनके लिए सोचा जाए कि ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी में थोड़ा एक कदम आगे चल सकें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं जितने भी ये डेली वेजर्स हैं या कुछ हैं, इनके दर्द को मैं अपना दर्द लेके आज मैं तभी आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि आप मेरी आवाज़ हर जगह पहुँचाएँ कि, और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे पीएचई, मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि आफ्टर अ फ्यू डेज़, क्योंकि यहाँ कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस करके हमारी हम खुद भी मीटिंग्स नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ये एक वायरस ऐसा आ गया हुआ है कि हर इंसान सफ़र कर रहा है। अगर हो सका तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल के मैं इनके रिगार्डिंग ज़रूर कोई ना कोई बात रखूँगा कि कुछ ना कुछ इनके लिए तो अच्छा हो सके। चलें, कुछ उम्मीद तो इन लोगों में भी बंधेगी कि कोई है जो इनकी भी सुनवाई जो है कहीं ना कहीं पहुंचाना चाहते हैं। भले सर, जिस तरह से हम बात करेंगे एसआरओ 202 की, एक दाग सा बन चुका है हमारे यूथ के फ्यूचर के ऊपर। पहले से अपोज़ किया जा रहा था एसआरओ 202, लेकिन जो पोस्टें अभी लाई भी गई हैं, 10,000 पोस्टें, वो भी एसआरओ 202 के तहत ही लाई गई हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट समझना ही नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है? ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि हमारी सेंटर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसको समझना ही नहीं चाहती है। देखिए, जो एसआरओ 202 के तहत जितने भी इन्होंने ये लगाए हैं, एम्प्लॉयज़ लगाए हैं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि एसआरओ 202 में ऐसा है कि 5 साल इन्होंने अपने निकालने हैं, लेकिन वो 5 साल निकालने के बाद भी ये नहीं पता है कि इनको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लेकिन ये जितने भी एसआरओ 202 वाले चल रहे हैं, ये देखा जाए ये उस जगह चल रहे हैं, कहते हैं ना, एक जगह कुआं दूसरी जगह खाई। ना वो आगे चलने के लायक है ना पीछे चलने के लायक। अगर आगे पीछे हटते हैं, ये नहीं पता कि आगे हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ पर भी नहीं पता है कि आगे क्या होना क्या नहीं। कहते हैं कि परफॉर्मेंस देख के इनको रखा जाएगा, इनको 5 साल के बाद किया जाएगा। लेकिन ये जो 5 साल एक इंसान ने अपने दे दिए ज़िंदगी के एक डिपार्टमेंट में, उसके लिए क्या है? बिल्कुल, उसके लिए कुछ भी नहीं है।
5 साल के बाद आप फाइनल करेंगे कि इसको हमने ऐसे करना है। अगर हमारा यहाँ यूटी के साथ हो गया है, हम यूटी में आगे हुए हैं, हमारी स्टेट कैंसिल हुई है, यूटी में आए हैं, तो यूटी के क्यों नहीं ऑर्डर जो है यहाँ पर लागू हो रहे। इसका मतलब है कि इस सारे में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जितने ये सब इन्वॉल्व हो के ये काम कर रहे हैं। और ये जितनी पोस्टें इन्होंने निकाली हैं ये सब SRO 202 हैं। ये तो सिर्फ यूथ के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ तो धोखा कर रहे हैं कि हम जी आपको नौकरियां देंगे। लेकिन ये सरासर गलत है कि आप एक यूथ को इस तरीके से आगे लेकर जा रहे हो कि हाँ हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी 5 साल एक इंसान के होते हैं वो अहमियत रखते हैं 5 साल। और मैं ये कहूँगा कि अपनी गवर्नमेंट को कि जो इस समय SRO 202 के तहत जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप कम से कम उनकी बातें सुने, उनका प्रोटेस्ट समझें कि वो किस वजह से कर रहे हैं। उनके ऊपर आप कुछ ऐसा रखें कि उनको भी कोई आशा अपनी आगे नज़र आए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत ही दुखी दिल से ये बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, वो आज सफ़र कर रहा है इस चीज़ में। लेकिन इससे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए हमारे कई एम्प्लॉयज़ इतनी सैलरी ले रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने अपना सिस्टम सेट करके रखा हुआ है। इनका क्या है? SRO 202 का क्या है? अगर वो आज कुछ डिसाइड करते हैं, क्या पता उनका 3 साल के बाद वैसा रहेगा नहीं रहेगा, 5 साल के बाद वैसा रहेगा नहीं रहेगा। तो जिनकी फैमिली बन गई है इस नौकरी के दौरान जो लगे हुए हैं, अब कईयों के 4 साल भी हो गए हैं, कईयों के 3 साल भी। अब उनको क्या पता आगे 1 साल या 2 साल में उनके साथ क्या होना है। ये तो कोई शॉर्ट ही नहीं है। लेकिन ये तो गलत हुआ सारा। हमारे यहाँ पर जितने भी युवा हैं, जितना भी यूथ है, इन सब के साथ गलत हुआ है। बल्कि सर अगर हम बात करेंगे टोल प्लाजाज की, लखनपुर टोल प्लाजा था, काफ़ी पुराना था, हटा दिया गया, फिर से लगा दिया गया उसको। अगर हम बात करेंगे सरोड टोल प्लाजा की, जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, टोल प्लाजा लगाया गया, वहाँ से रातों रात उसको उखाड़ दिया गया। जो कि आज दावे किए जाते हैं उखाड़ा जाएगा, नहीं उखड़ रहा है। सरकार भी उन्हीं लोगों की है, लेकिन जब अपोजिशन में थे तब उखाड़ दिया गया था। वहीं अगर हम बात करेंगे टोल प्लाजा देने की, तो जो अखनूर रोड है वहाँ पे भी टोल प्लाजा लगाने की बात की जा रही है। तो क्या कहेंगे जम्मू की जनता जो कि नेशनलिज्म में सबसे आगे है, पूरा भारत के साथ हैं, तो ये गिफ्ट जो है जम्मू वालों को ही दिए जाने चाहिए। जब तक बीजेपी अपोजिशन में थी, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये जो सरोर वाला टोल प्लाजा है इसको उखाड़ा गया था क्योंकि बीजेपी अपोजिशन में थी। जब बीजेपी रूलिंग पार्टी में आई, टोल प्लाजा लगाने वाले ही बीजेपी। आज हमारे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट रैना साहब, रविंदर रैना साहब जो बोलते हैं कि बीजेपी का सीएम आ लेने दो, हम सारे टोल प्लाजा उखाड़ देंगे। अगर बीजेपी का सीएम आने पर टोल प्लाजा उखाड़े जाएंगे, जब आप रूलिंग पार्टी में थे आपने क्यों नहीं उखाड़े? वो आपने किस वजह से नहीं उखाड़े? अगर आज आप यहाँ पर एक अच्छी पार्टी बीजेपी जो है एक सेंटर में है, आपकी यहाँ पर 25 सीटें आई ठीक है, कोलिशन डिज़ोल्व है या कुछ है, लेकिन आपके इतने एमएलए थे, आपने क्यों नहीं उसको तोड़ा? आज आप बात कर रहे हैं कि अखनूर में भी टोल प्लाजा लगेगा, लखनपुर वाला भी टोल प्लाजा। ये तो मैं तो ये चाहूँगा कि जिस तरीके से ये अपना आम पब्लिक का खून चूस रहे हैं, इससे अच्छा सारे एक बीजेपी के नाम पर अपना ब्लड डोनेट कर दें कि लो जी आपने ऐसे भी चूसना है खून तो आप ऐसे रख लीजिए। क्या कर रहे हैं ये तो सिर्फ लोगों को निचोड़ रहे हैं। हाँ, आप एक चीज़ और देखें, बीजेपी आ गई रूलिंग में, इन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया, कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसमें हमारे जम्मू के हक में कोई बात हो या कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं। पीडीपी के साथ इनका अलाइंस था। आप खुद देखिए कि एक एक्स एमएलए बीजेपी का, उसने एक इंटरव्यू दिया था कि आपके पास शायद वो होगा भी कि हमारे 6 कैबिनेट, उनके 8 कैबिनेट, हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे, हम कर भी नहीं पाते थे। अगर आप बोल नहीं पाते थे, आप कर नहीं पाते थे, आपने अलाइंस किया क्यों? आपको चाहिए था उसी समय अलाइंस तोड़ते, आपने वो भी नहीं किया। लेकिन आपको था कि हमने सरकार में भी रहना है और कुछ करना भी नहीं है। और दूसरी बात, बीजेपी ने ये बोला था कि सबका साथ सबका विकास। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने सही तरीके से लोगों को सुनने में गलती आई होगी। इन्होंने बोला होगा सबका साथ सबका सत्यानाश। आप देखो क्या है, बीजेपी की तरफ से पब्लिक को क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला है।
अगर आप कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी देखो, ये अभी आप बात कर रहे हैं टोल प्लाज़ा अखनूर में, ये आगे पीछे, और बीजेपी को आल दो रूलिंग में इन्होंने घर घर बाहर लगा देना है टोल प्लाज़ा। इनका ऐसा सिस्टम है, क्योंकि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बीजेपी के जितने भी ये लीडर्स हैं या कुछ हैं, इनकी गाड़ियाँ जाएंगी बिना टोल दिए हुए। सफ़र कौन करेगा? आम पब्लिक, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग सफ़र करेंगे। हम अगर हमने यहाँ से अगर हमने आज श्रीनगर जाना हो, हमें 3 टोल देने पड़ते हैं। 3, 1 टोल, चनैनी टोल और एक श्रीनगर रास्ते में टोल। ये 3 टोल हमने देने हैं। आते समय भी हमने ये 3 टोल देने हैं। और आज टोल जो है, जब ये टोल स्टार्ट हुआ था यहाँ का 1 टोल का, इसका 70 रुपीज़ अप डाउन था, 70 रुपीज़। और आज इसका अप डाउन कितना है? 280। ये जब से इन्होंने टोल खोला, इनको पैसा रिकवर हो रहा है या पैसा इनका डूब रहा है, जिसके कारण इन्होंने 280 कर दिया। इट मीन्स कि इन्होंने 210 रुपये बढ़ाए टोल में। यहाँ चिनैनी के टोल में भी इन्होंने रखा। ठीक है, आपने डेवलपमेंट जो हुई है यहाँ पर आपने बनाया, एक जेन्युइन टोल आप रखिए, जिससे लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि हम इतना टोल दे रहे हैं। लेकिन ये तो सरासर गलत हो रहा है। अब ये हर जगह टोल लगाते जाएंगे, हर जगह टोल लगाते जाएंगे, इंसान कहीं जाएगा ही नहीं। इंसान बोलेगा कि जी हम हर समय टोल ही लगाते रहेंगे, टोल देते रहेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं जी एक बार डोगरा सीएम आ लें दो, सारे टोल उखाड़ देंगे। आप सीएम का वेट कर रहे हो? अगर आप में इतने गट्स हैं, आप इतने वो पावरफुल हो, आप टोल लगने ही क्यों दे रहे हो? आप नहीं लगवाओ टोल, उखाड़ो टोल। लेकिन क्या कर रहे हैं ये? सिर्फ लोगों के साथ विश्वासघात। हर लोगों को इन्होंने जीना हराम किया हुआ है। जितने भी आप लोग देखो, सब लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारे एक बीजेपी के एक्स एमएलए कहते हैं जी लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है बीजेपी के अलावा। ये कौन सी बात हुई? आप इलेक्शन तो लड़वाओ, ऑप्शन हम निकाल लेंगे। बल सर, अगर बात करें हम आम जनता की, तो पिछले काफ़ी अरसे से जो है कांग्रेस, पीडीपी, एनसी ये सरकारें बनती आ रही थी। लोगों ने, खासकर जम्मू के लोगों ने एक चेंज चाहा था, एक बदलाव चाहा था कि एक बदलाव देखने में मिलेगा, एक विकास की राह पे जो है हमारा जम्मू दौड़ पड़ेगा। वही सपने, वही ड्रीम्स जो हैं लोगों को दिखाए गए। यहाँ से जो 25 एमएलए बीजेपी की गए, कितना विकास जो है जम्मू का हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता है ये तवी में लेक बनने का प्रोजेक्ट था। जितनी देर हमारी सरकार रही, क्या हमारा ये लेक का प्रोजेक्ट हुआ? हमारे जितने भी काम, जम्मू के जितने भी प्रोजेक्ट थे, कौन सा हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ? मैक्सिमम प्रोजेक्ट हमारे फेल हुए। यहाँ सर्कुलर रोड में एक पार्किंग बनने का प्रोजेक्ट था, वो फेल हुआ। जितने आप देखिए, आप खुद सर्वे करते हैं, आप खुद देखिए कि लोगों ने यही सोचा था कि बीजेपी आएगी, चलो जम्मू के हित में बात करेगी, जम्मू के लिए करेगी। लेकिन बीजेपी आने से अच्छा था बीजेपी नहीं आती। जितना बर्बाद, जितना लोगों को इन्होंने लूटा, बीजेपी ने इतना आज दिन तक किसी ने नहीं किया। और जितना हरास बीजेपी ने किया, किसी ने भी नहीं किया। और मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि एक वोट जो इंसान का होता है वो बड़ा अहमियत रखता है। कई बार इंसान 1 वोट से जीत जाता है, 2 वोट से जीत जाता है, लेकिन कम से कम आप वोट भी उसको दो जो आपके लिए चले, जो आपकी आवाज़ बने। आप उसको वोट ना दो कि जिसके पीछे आप चलते रहें और आपकी सुनवाई ना हो। आज हमारे जम्मू स्टेट में यही है, जे.एंड.के में यही है कि आप बोलते रहो, सुनेगा कोई नहीं, क्योंकि बीजेपी रही है। जब बीजेपी अपोजिशन में होती थी, आपने देखा कितनी हड़तालें, कितनी स्ट्राइक, कुछ हो जाता था हड़ताल, कुछ भी नहीं है। चलिए ये अच्छी बात है कि स्ट्राइक्स नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रही, क्योंकि पब्लिक सफ़र करती है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप रूलिंग में आए हो, उसी पब्लिक के लिए तो कुछ करो। वो भी नहीं किया इन्होंने कुछ। सर, क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? मैं अपनी सारी जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि अब जो हमारे आने वाले इलेक्शंस हैं या जब भी ये होते हैं, कम से कम हमें एकजुट हो के अपने लिए चलना है, अपने लिए सोचना है कि हमने किसको आगे लाना है, क्या करना है, उसको आगे लाएं जो हमारी आवाज़ सुन के चले, जो हमारी आवाज़ बने, हमारा साथ बने। और दूसरी बात कि सारी पब्लिक से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सकता है
इस समय जिस हिसाब से माहौल भी एक बना हुआ है कि एक कोरोना वायरस का भी माहौल बना हुआ है, ऊपर से शटडाउन का भी, लॉकडाउन भी काफ़ी देर रहा है, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि अपने खाने से पहले अपने साथ वाले का भी देखें कि क्या उसने कुछ खाया है, क्या उसका कुछ है। अगर हम ऐसे करके सब चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें आने वाले भी अगर कभी वक्त में लॉकडाउन लगेगा तो हमें फ़र्क पड़ेगा। हम अपनी सारी पब्लिक को एक साथ करना चाहते हैं, एक साथ हो के हम चलना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि सुख दुख में, हर चीज़ में एक दूसरे का सहारा बने। शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुंवर सिंह बाली जी, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं और जिन्होंने हमारे सवालों के काफ़ी अच्छे जवाब दिए और एसपीओज़ और डेली वेजर्स को आश्वासन भी दिया है कि एलजी साहब तक जो है उनके मुद्दे को लेके जाएंगे और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।